नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। 11 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके थे और ये है सेकंड पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। सीधा आंसर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित तरीके अपनाए गए। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस, आटे में गाय और सूअर की हड्डियों के पाउडर और पलासी के युद्ध के 100 वर्ष पूरे होते ही भारत में अंग्रेजी शासन के समाप्त होने जैसे विचारों के प्रचार से हिंदू मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को समान रूप से उत्तेजित करके उन्हें एकजुट बना दिया गया। यानी अफवाहें फैला कर गाय सूअर वाली अफवाह, हड्डी के पाउडर वाली अफवाह, पलासी के युद्ध को 100 साल पूरे हो जाएंगे, अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे, ये वाली अफवाह, इन सभी बातों को फैलाकर, इन सभी विचारों को फैलाकर सभी हिंदू मुसलमानों को एकजुट कर दिया। क्वेश्चन यही था, वे बातें बताए जिनसे पता चलता है कि विद्रोहियों ने एकता स्थापित रखी, यानी यूनिटी बनाए रखी। तो क्लियर फर्स्ट पॉइंट से। उसके बाद है, अनेक स्थानों पर विद्रोहियों ने स्त्रियों और पुरुषों दोनों का सहयोग लिया ताकि समाज में लिंग भेदभाव कम हो। यानी केवल पुरुष विद्रोह में आगे नहीं रहे, बहुत जगहों पर महिलाओं को भी नेता बनने के लिए कहा गया और बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो विद्रोह की नेता बनी। जैसे कि झांसी की रानी भी हमें पता है, रानी लक्ष्मीबाई, वो भी एक महिला हैं। उसके अलावा अवध के नवाब की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, वो भी बहुत बड़ी नेता रही इस विद्रोह की। तो ऐसे ही पुरुष और महिलाएं दोनों को पूरा सहयोग करने की बात कही थी, दोनों का सपोर्ट मांगा गया था ताकि समाज में लिंग भेदभाव ना हो। क्लियर फर्स्ट पॉइंट में पहले 3 अफवाहें बताई गई हैं जिनसे हिंदू मुस्लिम एक हो गए। दूसरा लाइन में बताया गया है कि पुरुष और महिलाएं भी एक साथ लड़े थे, समाज में कोई लिंग भेदभाव नहीं रखा गया। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर मुगल सम्राट बहादुर शाह का आशीर्वाद प्राप्त किया ताकि विद्रोह को वैधता हासिल हो सके। 2 बार वैधता हो गए, 1 बार आएगा ये। वैधता हासिल हो सके और मुगल बादशाह के नाम से विद्रोह को चलाया जा सके। तो सारे विद्रोही जो थे किसके पास गए? बहादुर शाह जफर के पास गए और क्या किया? उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और विद्रोह का नेता उन्हें बना दिया, जिससे कि विद्रोह को वैधता मिल गई और सारे लोग एक साथ जुड़ गए। क्वेश्चन यही था कि एकता बनाने के लिए क्या किया। क्लियर आ रही है बातें समझ में? क्या क्या पॉइंट पढ़े हमने अब तक? पहला पढ़ा था कि अफवाहें फैलाई, उसके बाद पढ़ा था कि महिला और पुरुष दोनों को साथ में रखा, उसके बाद अब ये आया है कि बहादुर शाह जफर का आशीर्वाद लिया जिसकी वजह से सभी लोग, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सारे विद्रोहियों के साथ जुड़ गए। अब है थर्ड पॉइंट। विद्रोहियों ने मिलकर एक सामान्य शत्रु फिरंगियों का सामना किया। उन्होंने दोनों समुदायों में लोकप्रिय 3 भाषाओं हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी की। यानी कि विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदी भाषा का यूज़ भी किया, उर्दू का यूज़ भी किया, फारसी का यूज़ भी किया। ये बात भी दिखाती है कि विद्रोहियों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखा। अब है फोर्थ पॉइंट। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के अनेक प्रयत्न किए। उदाहरण के तौर पर बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये तक खर्च किए गए, परंतु वे असफल रहे। तो महावीर की भी नाम लिया जाता था। कोई भी अगर घोषणा की जाती थी, मान लो बहादुर शाह जफर अगर कोई विद्रोह के बारे में कहते हैं कि इस तारीख को विद्रोह होगा, इस तरीके से प्लानिंग करेंगे, तो उसमें हमेशा नीचे महावीर और जो मोहम्मद है, यानी कि हिंदू जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनका नाम, राम का नाम या महावीर का नाम लिखा जाता था। उसके साथ साथ मुस्लिम जो पैगंबर मोहम्मद जी हैं उनका नाम भी लिखा जाता था। तो इस तरीके से महावीर का भी नाम, या आप यहाँ पे राम और रहीम भी लिख सकते हो, राम रहीम का नाम हमेशा घोषणाओं पर लिखा जाता था ताकि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, वो आपस में ना भड़के। और उनकी एकता इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज़ों ने एक बार बरेली में उनके दंगे करवाने के लिए 50,000 रुपये भी लगाए थे, पर वो भी सफल नहीं हुए, लोगों की एकता को नहीं तोड़ पाए। क्वेश्चन यही था ना कि एकता कैसे बनाई उन्होंने। तो आप ये बताओगे कि जो भी घोषणा की जाती थी उसमें
ईश्वर और अल्लाह दोनों का नाम लिया जाता था। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, ईश्वर अल्लाह भी लिख दो, राम रहीम भी लिख सकते हो, उसके अलावा ये मोहम्मद और महावीर भी लिख सकते हो। आपकी मर्जी है कि यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करना चाहो। तो सीधा आप सिंपल लिखोगे कि हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं को पूरा सम्मान दिया जाता था हर एक घोषणा में। दोनों के जो पूजनीय है, जिनको पूजते हैं, उनका आदर किया जाता था हर एक घोषणा में, ताकि उनकी एकता बनी रहे। तो ये था 4th पॉइंट। अब है हमारा 5th पॉइंट। विद्रोहियों को आम लोगों के विद्रोह में शामिल करने के लिए सहयोग देने को कहा। तो विद्रोहियों ने जो है आम लोगों से विद्रोह में शामिल होने की बात की। अनेक नाइयों ने बाल काटने और धोबियों ने कपड़े धोने बंद कर दिए, जिन्हें वे अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। तो गांव के लोगों ने भी विद्रोह में भाग लिया और नाइयों ने बाल काटने छोड़ दिए, धोबियों ने कपड़े धोने छोड़ दिए। किन लोगों के? जो लोग अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, यानी कि उन तक खबर पहुंचाते थे या उनके साथ मिले हुए थे। तो जो लोग गांव में अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे, गांव के लोगों ने उनका बहिष्कार किया। नाइयों ने उनके बाल काटने बंद कर दिए, धोबियों ने उनके कपड़े धोने बंद कर दिए। तो इस तरीके से गांव के लोग भी विद्रोह में शामिल हुए। अब है 6th पॉइंट। सभी लोगों ने सूदखोरों, सौदागरों और साहूकारों का नहीं को है मिट गया यहाँ पे। तो सौदागरों और साहूकारों को इसलिए लूटा ताकि पिछड़े और गरीब लोग उनसे अपना बदला ले सके और विद्रोहियों की संख्या आम लोगों के विद्रोह में शामिल होने से बढ़ सके। तो सभी लोगों ने मिलकर उन बड़े लोगों को, जो विद्रोह में शामिल नहीं थे, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, उनमें कौन कौन? सूदखोर, सौदागर, साहूकार, यानी पैसे वाले जो लोग थे, वो लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। इसीलिए ये सभी लोग उनको लूटने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आम लोग इस विद्रोह में शामिल हो सके। ठीक है, ताकि गरीब लोगों का बदला पूरा हो जाए और गरीब लोग विद्रोह में उतर जाएं। तो सभी सूदखोरों को, सौदागरों को और साहूकारों को लूटा गया ताकि गरीब लोग जो हैं वो अपना बदला ले सके और विद्रोह में शामिल हो सके। अब अगला पॉइंट है 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। यानी जाति पाति को ना मानते हुए, ना धर्म को कोई मानते हुए, सभी को कहा जाता था विद्रोह में शामिल होने के लिए, चाहे नीची जाति का हो, चाहे कोई उच्च जाति का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या और किसी धर्म से बिलोंग करता हो, सभी को कहा गया कि आप विद्रोह में शामिल हों। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर होती थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। तो जो हिंदू लोग थे, इनकी भावनाओं को हमेशा ध्यान में रखते थे मुस्लिम राजा। तो जो भी, वही सिंपल बात है पहले जैसी, कि अगर कोई भी घोषणा की जाती थी तो उसमें हमेशा हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। है अगला पॉइंट। विद्रोहियों ने कई संचार माध्यमों का प्रयोग किया। विद्रोहियों ने कार्रवाई की समरूपता, एक जैसी योजना और समन्वय स्थापित किया ताकि लोगों में एकता पैदा हो। तो संचार माध्यम वही कम्युनिकेशन का प्रयोग किया। अच्छा, उनके मैसेज एक जगह से दूसरी जगह वो लोग हमेशा पहुंचाते रहते थे, चाहे उन्हें घोड़े पर जाना पड़े या किसी और के ज़रिए वो खबर भेजनी पड़े, पर संचार माध्यमों को टूटने नहीं दिया उन्होंने। विद्रोहियों ने कार्रवाई की समरूपता, यानी कि एक जैसे तरीके से, समरूपता का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा जो हो, तो एक जैसी प्लानिंग कर कर सारी कार्रवाई की गई थी, एक जैसी योजना बनाई गई, समन्वय स्थापित किया गया ताकि लोगों में एकता पैदा हो सके। अब है अगला पॉइंट। सिपाहियों और अंग्रेज विरोधी लोगों की अफवाहों से अधिकांश स्थानों पर लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीज़ों की कदर करते हैं, जिन्हें पवित्र मानते हैं, उन सबको ख़त्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। यानी कि जो अफवाह सिपाहियों ने फैलाई हैं, जैसे कि गाय सूअर की चर्बी वाली है, हड्डियों के चूरे वाली है, ये सारी अफवाहें लोगों के बिल्कुल दिमाग पर बैठ गई थी और लोग ये मानने लगे थे कि जिन चीज़ों की हम कदर करते हैं, जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, अंग्रेज उन सबको ख़त्म करके एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जो हमारे लिए क्या है? हृदयहीन। हृदयहीन का मतलब है जिसमें कोई प्यार ना हो, मतलब कोई दिल से जुड़ी हुई ना हो। वो हृदय का मतलब क्या होता है? दिल। पराई आप सबको पता है, दूसरी, यानी जो हमारी ना हो, किसी और की हो, पराई। तो ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं, ऐसा धर्म लेकर आएंगे अंग्रेज जो हृदयहीन होगा,
पराया होगा और दमनकारी होगा। ये सोच लोगों के दिमाग में बैठ गई, जो ये सिपाही हैं इनके द्वारा फैलाई गई अफवाहों से। ठीक है, तो लोग अब विद्रोह पर उतर आए अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो क्वेश्चन यही था कि एकता कैसे स्थापित की। तो सारी बातें एकता स्थापित करने वाली है ये, चाहे वह अफवाह हो, चाहे संचार माध्यम हो, हर तरीके से सिपाहियों ने एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। अब इसका आखिरी पॉइंट बचता है ये, 1857 के विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफ़ा नुकसान बराबर था। यानी कि इस तरीके से युद्ध को पेश किया जा रहा था जिसमें कि फ़ायदा और नुकसान हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो दोनों का बराबर था। तो ये भी एक एकता बनाने की बात थी कि लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अंग्रेज़ जो हैं दोनों का बुरा कर रहे हैं, दोनों का मतलब दोनों का साथ अत्याचार कर रहे हैं, दोनों के साथ गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से विद्रोह को पेश किया गया जिसमें यह दिखाया गया कि चाहे हिंदू हो आप, चाहे आप मुस्लिम हो, दोनों का नफ़ा नुकसान बराबर है। नफ़ा होता है फ़ायदा, आप सबको पता ही है। तो इश्तिहारों में अंग्रेज़ों से पहले कि हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था। इश्तिहार का मतलब है एडवर्टीजमेंट, जो पर्चे निकालते होंगे एक दूसरे से बातचीत करने के, विद्रोहियों को जोड़ने के, जो भी वो कागज़ वगैरह अखबार की तरह या कोई भी एडवर्टीजमेंट वो डालते थे विद्रोह से रिलेटेड। तो उसमें क्या लिखा जाता था, अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदू मुस्लिम एकता की ओर संकेत किया जाता था ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, आपस में विद्रोह ना छिड़ जाए, कभी हिंदू मुस्लिम आपस में ना लड़ने लगे। इन सभी वजहों से पहले ही प्लानिंग कर कर एकता को बनाए रखा इन लोगों ने। यहाँ पे था हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुग़ल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरव गान किया जाता था। यानी मुग़लों के समय पे जब सारे समुदाय एक साथ रहते थे, जैसे अकबर का टाइम है, उस टाइम पे एक साथ रहते थे, वे सारी बातें इन इश्तिहारों में बताई जाती थी ताकि लोग एकता को बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम साथ साथ विद्रोह में लड़ते रहें। तो ये सारे पॉइंट्स दिखाते हैं कि हिंदुओं एकता को बनाए रखा और दोनों साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़े हैं। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट हमें बताते हैं कि किस तरीके से एकता को बनाया गया था। अब है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं या नोट्स मांग रहे हैं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इनको देखने के बाद आपको किसी नोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें कवर हो रहे हैं। तो पीडीएफ वगैरह देने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप यहीं से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, और मेरी तो यही सलाह है आपसे, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन ज़रूर करें कॉपी में, क्योंकि जब भी आप इनको याद करोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। और जब तक हम अपने हाथ से नहीं लिखते तो अच्छे से हमें चीज़ समझ भी नहीं आती। तो आप इनको जब लिखोगे, समझा मैं आपको रहा हूँ साथ साथ, तो लिखते वक्त आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल होंगी और आप अच्छे से इनको याद कर पाओगे। ठीक है, और राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है 12th क्लास में, तो क्योंकि अगर अच्छे से पेपर कंप्लीट करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो रिटन प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी। तो वीडियो को तो देखो, साथ साथ इनको आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। क्वेश्चन है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार और जमींदार इसमें शामिल क्यों हुए? तो अवध जो जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्यों फैला, ये पूछा है। वहाँ के किसान भी, तालुकदार भी और जमींदार भी। तालुकदार आप मान लो किसान से बड़े जो किसान है वे, और जमींदार उनसे भी बड़े लोग। तो किसान भी उनसे बड़े जो किसान है, तालुकदार वो भी और जमींदार भी, तीनों इसमें शामिल क्यों हुए, ये क्वेश्चन है। तो हमें पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए अवध की। हमने पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा जब, तो आइए इसको दोबारा देखते हैं कि अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में यह निर्णय ले लिया था कि किसी न किसी बहाने से अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाएगा। तो डलहौजी ने पहले प्लानिंग कर ली थी कि मैं अवध को ज़रूर कब्जा लूँगा थोड़े दिन में। 5 साल बाद 1856 में उसने इस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया। 51 में उसने कहा था कि मैं अवध को हड़प लूँगा, और 1856 में उसने क्या किया, अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब है फर्स्ट पॉइंट कि अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया कि वह शासन अच्छी तरह नहीं चला रहा है, और यह घोषित कर दिया कि नवाब जनता में लोकप्रिय नहीं था।
उनके दोनों आरोप सत्य से कोसों दूर थे। नवाब अपनी जनता में बहुत प्रिय था, लोग उन्हें दिल से चाहते थे। यानी अवध का नवाब जो वाजिद अली शाह, उसको कहा अंग्रेजों ने ये अच्छा नवाब नहीं है, लोग इसे पसंद नहीं करते, इसीलिए इसका राज अब नहीं चलेगा, अब हमारा राज चलेगा। तो ये दोनों आरोप बिल्कुल सत्य से कोसों दूर का मतलब है झूठ थे, और नवाब अपनी जनता में बहुत पसंद किया जाता था। पर क्या करें, अंग्रेज़ों का राज चल रहा था उस टाइम पे। अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब को, वाजिद अली शाह को यहाँ से भगा दिया, कलकत्ता जाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन क्या था, अवध में विद्रोह व्यापक क्यों हुआ? तो पहला रीजन पता चल गया, वाजिद अली शाह को बिना किसी कारण से बेकार नवाब बताते हुए, लोगों में अलोकप्रिय नवाब बताते हुए उसे वहाँ से भगा दिया गया। दूसरा पॉइंट है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने से अवध की जनता को गहरी भावनात्मक चोट पहुंची थी। यानी लोगों के दिलों पर ठेस पहुंची थी जब अवध को ब्रिटिश लोगों ने कब्जा लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति खत्म हो गई थी। यानी जब वाजिद अली शाह को वहाँ से भगा दिया गया तो दरबार में पूरी संस्कृति जो थी, पूरा राजपाट जो चलता था वो खत्म हो गया था। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारी और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। यानी कि जो दरबार में लोग काम किया करते थे, संगीतकार भी थे, नर्तक मतलब डांसर भी थे, कवि भी थे, कारीगर भी थे, बावर्ची मतलब जो कुकिंग का काम करते हैं बावर्ची भी थे, नौकर भी थे और सरकारी कर्मचारी भी थे। सभी की नौकरी छिन गई क्योंकि राजा को भी भगा दिया वहाँ से। तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। एक तो उनके राजा को भगा दिया गया, दूसरा इनकी संस्कृति खत्म हो गई और इनके कामकाज भी छिन गए। तो दो रीज़न पता चल गए, पहला तो वाजिद अली शाह को हटाना, दूसरा कि वाजिद अली शाह को हटाने से साम्राज्य की संस्कृति और लोगों की रोजी रोटी छिन गई। 2 पॉइंट हो गए क्लियर। अब है थर्ड पॉइंट, बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे। यानी लोग जो है, तालुकदार जो है, बड़े किसान जो हैं, वो अवध के नवाब के प्रति निष्ठा यानी कि प्रेम रखते थे, उसे अपना राजा मानते थे, बहुत उनमें वो था, रिस्पेक्ट रखते थे आपस में। इसीलिए वे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। बेगम हजरत महल जो है वो नवाब की पत्नी है, उन्होंने वहाँ से विद्रोह किया था कि नवाब को नहीं हटाया जाना चाहिए। तो बहुत सारे अवध के ताल्लुकदार जाकर बेगम हजरत महल से मिल गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों से लोहा लेने का मतलब है बदला लेना। तो ताल्लुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, प्यार रखते थे। अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए यानी बदला लेने के लिए वो लखनऊ में बेगम हजरत महल की सेना में शामिल हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हुआ। अब है फोर्थ पॉइंट, अफसरों में श्रेष्ठता का भाव था। यानी अंग्रेज ऑफिसर जो थे अपने आप को ज़्यादा ही हाई स्टैंडर्ड मानते थे, अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानते थे, यानी लेवल में लो मानते थे। कमतर का मतलब है लो मानना। तो नस्ल में मतलब रंग में और कास्ट में, हर चीज़ में उनको उनका स्टैंडर्ड वो बहुत लो मानते थे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौच और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई थी। सिपाहियों व अफसरों का फासला बढ़ता गया, भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। तो अफसर जो है वो अपने आप को ही सब कुछ मानते थे, अपने आप को हीरो मानते थे, बाकी सबको बिल्कुल लो लेवल का मानते थे। सभी इंडियंस को, जितने भी फौजी अफसर हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पे, उनकी भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं करते थे इंडियंस की भावनाओं की। वे उनको गाली देना, उनको मार पिटाई करना, शारीरिक हिंसा मतलब है मार पिटाई करना। तो गाली गलौच और शारीरिक हिंसा बिल्कुल कॉमन बात हो गई थी। सिपाही और अफसरों का फासला बढ़ता गया और जो ये हमारे सैनिक थे अवध की सेना में, वो सारे अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ हो गए। तो ये हुआ हमारा फोर्थ पॉइंट। इसमें हमें पता चला कि अंग्रेज़ों के गलत बर्ताव से सैनिक जो हैं वो भड़क गए और अपने अफसरों के खिलाफ हो गए। तो क्वेश्चन क्या था कि अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों हुआ? अब बाकी जगहों पे आप देखो, कहीं पर तो सिर्फ सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, कहीं पर सिर्फ राजा विद्रोह कर रहा है, पर अवध में स्टोरी क्या है, यहाँ के हर लोग विद्रोह में शामिल हो रहे हैं। पहले हमने देखा वाजिद अली शाह यानी जो राजा है वो और उसकी वाइफ विद्रोह कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा तालुकदार लोग जो हैं यानी बड़े किसान लोग जो हैं वो विद्रोह में शामिल हो लिए। क्यों हो लिए? क्योंकि वाजिद अली शाह से उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, वो नहीं चाहते थे नवाब हटे। तो तालुकदार भी शामिल हो गए, किसान भी शामिल हो गए, जमींदार भी शामिल हो गए। वाजिद अली शाह की पत्नी ने भी विद्रोह छेड़ दिया।
उसके अलावा अब ये पॉइंट आया, इससे हमें पता चला कि अवध के सिपाही भी अपने ऑफिसरों से नाराज़ थे, इसीलिए उन्होंने अंग्रेज ऑफिसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो अब देखो विद्रोह इतना व्यापक हो रहा है क्योंकि अवध में कोई भी लोग ऐसा नहीं बचे हैं जो विद्रोह में शामिल ना हुए हो, चाहे सिपाही, आम लोग, हर एक तरीके के लोग अवध में इस विद्रोह में शामिल हो गए। फोर्थ पॉइंट क्लियर। अब है फिफ्थ पॉइंट। अवध के सिपाहियों को यूरोपीय सिपाहियों की अपेक्षा कम वेतन और समय पर उनकी इच्छा अनुसार छुट्टी मिलती थी, इससे सिपाही बड़े असंतुष्ट थे। तो ना तो उन्हें सैलरी अच्छी मिलती थी, ना टाइम पर छुट्टी मिलती थी इंडियन सैनिकों को, तो इस वजह से वो नाराज़ थे बहुत अंग्रेज़ों से। अब सिक्स्थ पॉइंट। राज सत्ता का नवाब से छीना जाना, उसके राज्य या भूभाग का छीना जाना नवाब और परिवारजनों के लिए प्रतिष्ठा, प्रभाव और सम्मान के विरुद्ध था। तो जो नवाब से उसकी सत्ता छीन ली थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके जो फैमिली थी पूरी, उसका जो पूरा परिवार था राजा का, उसके बिल्कुल करीबी घरवाले हों चाहे उसके रिश्तेदार हों, सभी के सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और विद्रोह में वो सारे लोग उतर आए। अब है सेवंथ पॉइंट। एनफील्ड राइफल में नए कारतूस जिन पर गाय सुअर की चर्बी के कवर लगे थे से संबंधित अफवाहों ने विद्रोह की व्यापकता को बढ़ाया। तो ये तो पूरे भारत में इस वजह से फैली। तो अवध में भी ये बहुत बड़ा रीज़न था कि सभी लोग इसमें जुड़ गए, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म जो है वो भ्रष्ट हो रहे थे नई राइफल के आने से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेवंथ पॉइंट। अब है आगे इसमें अवध के विद्रोह में किसान, तालुकदार और जमींदार क्यों शामिल हुए, इसी का पॉइंट है, इसी क्वेश्चन में है, ये हेडिंग है कि अब तक हमने पढ़ा कि कौन कौन शामिल हुए हैं। अब हम रीज़न लिखेंगे इसमें कि अवध में किसान, तालुकदार और जमींदार क्यों शामिल हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको लिखना है, बड़ा क्वेश्चन है ये। पॉइंट है तालुकदारों का है। तालुकदारों से भू भाग और भू संपदा यानी उनकी जो ज़मीन का भाग था, ज़मीन जो थी वो छीन ली गई तथा जमींदारों की ज़मीनें नीलाम कर दी गई। तो किसानों की ज़मीन भी छीन ली और जमींदारों की ज़मीन भी छीन ली। तो इसीलिए तालुकदार और जमींदार लोग जो है वो इसमें शामिल। तालुकदार का मतलब बड़े किसान ही हैं। तो बड़े किसान यानी तालुकदार और जमींदार दोनों की ज़मीन छीन ली, जिससे कि वो विद्रोह में शामिल हुए, बहुत नाराज़ हुए अंग्रेज़ों से। दूसरा पॉइंट, किसानों से भारी भू राजस्व वसूल किया जाता था। तो किसान इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा वो टैक्स लेते थे। अगला पॉइंट, तालुकदारों की जागीर, हथियारबंद सिपाही, किले आदि को ध्वस्त कर दिया गया। पहले तालुकदारों के पास बड़ी बड़ी ज़मीन होती थी और उनकी खुद की सेना भी होती थी और बड़े बड़े किले भी होते थे। सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने तोड़ दी। जैसा कि हमने पहले जो 10 चैप्टर है उसमें भी पढ़ा था ना कि जो हमने वर्ड लिया था जोतदार, जो हैं जोतदार, उनके अपने घर वगैरह किले बहुत बड़े बड़े होते थे, उनकी अपनी सेनाएं होती थी। तो वही लोग हैं तालुकदार लोग। तो इन लोगों के जो भी अधिकार थे इनके पास जितना पैसा था, किले वगैरह थे, सेना थी, सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दी थी। तो इस बात से सब नाराज़ी थे। अब है अगला पॉइंट, 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त लागू हुआ जिससे तालुकदारों के अधिकार नष्ट कर दिए गए और उनमें आक्रोश भड़का। एक मुश्त बंदोबस्त में क्या कर दिया कि कोई भी तालुकदार अपनी ना तो पंचायत लगा सकता था और ना कोई न्याय कर सकता था। पहले ये लोग खुद ही गांव के जो मामले हैं बड़े किसान मिलकर सुलझा लेते थे, जैसे सरपंच होते हैं गांव में, वैसे ये लोग अपने सारे न्याय वगैरह खुद ही कर देते थे। कोर्ट के जो काम होते हैं वो सारे ये बुज़ुर्ग लोग या बड़े लोग खुद ही निपटा दिया करते थे इन मामलों को। पर अंग्रेज़ों ने एक रूल लगाया, एक मुश्त बंदोबस्त। क्या है रूल का नाम? एक मुश्त बंदोबस्त। इसके बाद इनकी खुद की अदालतें सब बंद कर दी गई और जो कुछ होता था अंग्रेजों के कोर्ट में होता था, इनकी कोई भी अब बात नहीं मानी जाती थी। तो इस तरीके से तालुकदार भी, किसान भी, जमींदार भी, सारे लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। तो अगला पॉइंट है, किसानों व तालुकदारों के सामाजिक संबंध तोड़ दिए गए। अब वे उनसे कर्ज नहीं ले सकते थे। तो किसानों और तालुकदारों के रिश्ते आपस में तोड़ दिए अंग्रेज़ों ने। उनके पास कोई पावर ही नहीं रही तालुकदारों के पास। अब वो कहाँ से लोन वगैरह देंगे किसानों के पास जब उनके पास खुद ही नहीं बच रहा है कुछ। तो इस वजह से क्या हुआ, लोग नाराज़ हुए। अगला पॉइंट है, चिकनाई लगे कारतूसों ने सभी के धार्मिक विश्वास पर आघात किया। तो हमें पता है कि वही चिकनाई लगे कारतूस से चाहे किसान हो, तालुकदार हो, सबके धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंची थी, क्योंकि भारत में या तो हिंदू थे या मुस्लिम थे और इन दोनों ही चीज़ों से दोनों का ही धर्म भ्रष्ट होता था। तो उपरोक्त कारणों से किसान, उनके रिश्तेदार व उनसे हमदर्दी रखने वाले तालुकदारों और जमींदारों ने अवध क्षेत्र में भड़के 1857 विद्रोह में हिस्सा लिया।
तो किसान ने, उनके रिश्तेदारों ने, मतलब पूरे कोई आदमी बचा ही नहीं है अवध में जिसने विद्रोह में हिस्सा ना लिया हो। तो यही क्वेश्चन था कि विद्रोह में अवध जो है उसमें विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। तो आप ये सारी बातें लिखोगे कि इन सब वजहों से अवध में विद्रोह इतना व्यापक था, इतने बड़े लेवल पर फैला, क्योंकि इसमें कोई ऐसा आदमी था ही नहीं, राजा से लेकर एक छोटे किसान तक सब लोग इसमें शामिल हुए थे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। एक पार्ट और आएगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस का। ये था हमारा सेकंड पार्ट, अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दे, कमेंट कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दे, ताकि उन्हें भी ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएँ और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।